एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, देखें आज 24 तारीख है और यूपीपी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो गया है। इसमें जो हिंदी का पोर्शन है उसको हम लोग देखते हैं कि हिंदी में क्या आया है। ठीक है, देखें ये मेरे पास जो पेपर आया है मैं उसको स्क्रीन पे कर रहा हूँ। देखें पहला दिया है, देखें इसके ऊपर क्या, अच्छा अभी इसके ऊपर भी है, देखते हैं कहाँ से है। व्यवहार की मृदुलता, ये अच्छा देखें इसको थोड़ा सा, देखिए हमारा, अच्छा ये गद्यांश है, गद्यांश को हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ देखिए 25 से है, 25 से प्रश्न, इसको देखते हैं। दिया है कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो कबीर की उलटवासियों में, ठीक ना, कहा जाता ना कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कम्बल भीगे पानी, अर्थात कम्बल बरस रहा है और पानी क्या हो रहा है, भीग रहा है। तो सुन के आश्चर्य लग रहा है ना, अद्भुत लग रहा है ना, थोड़ा सा विस्मय हो रहा है मन में। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में सी सही है, अद्भुत रस। क्लियर है, आगे देखें। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी, पहला ही सही है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी, अक्सर इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलें आगे देखें। दिया है निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक माने समान रूप का हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। देखें अभिनय नाटक समान रूप का नहीं है, अनुचर नौकर आदि अंत समान रूप का क्या है, अवधि और अवधि, अवधि और अवधि। तो जो जिस पे छोटी की मात्रा होती है अवधि, अवधि मतलब होता है क्या, समय, और अवधि क्या है, भाषा है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये क्या है, भाषा है। तो इसमें कौन सा सही होगा, बी सही है। जो पेपर मेरे पास है इसमें देखें बी सही है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। दिया है चरण कमल में समास। तो चरण कमल, ठीक है, चरण कमल में समास। देखें चरण कमल अर्थात चरण कमल के समान चरण, कौन सा समास होगा, इसमें तुलना किया गया ना, कर्मधारय समास होगा। चरण कमल में कौन समास होगा, कर्मधारय। ठीक है, माने कमल के समान चरण। आगे दिया है सरोज शब्द का पर्यायवाची। तो देखें सरोज, अरविंद, पंकज ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब कमल के पर्यायवाची हैं। इसमें कहीं कमल नहीं, अच्छा कमल की जगह पर क्या दिया, अरविंद दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, 29 का ए सही, अरविंद। सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या है, अरविंद। ठीक है, चलें आगे दिया है अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति अर्थात जिस व्यक्ति का विचार स्थिर न हो, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, वो कुछ कर नहीं पाता है। इसमें कौन सा कहावत है, तो ढोल के भीतर पोल। ये तो भाई इसका अर्थ दूसरा होता है, ढोल के भीतर पोल मतलब खाली कुछ नहीं हो। ढाक के तीन पात मतलब सदैव एक समान रहना। तख्त या तख्ता कुछ है ही नहीं, यही होगा। तब दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, अर्थात वो दुविधा में दोनों चला गया, ना माया मिली ना राम मिली, यही सही है, ऑप्शन बी। आगे दिया है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन है। सर, सर मतलब होता है बाण। देखें बड़ा जो सर दिया है इसका मतलब होता है बाण, सही है। सर, सर मतलब भला आदमी नहीं, सर मतलब भला आदमी नहीं होता है। सर से सरोवर बना है, तालाब बना है। ठीक है, कुल, कुल ये तो पूछा गया था, कुल, कुल मतलब वंश। ठीक है, कुल, कुल मतलब किनारा होता है। ये ठंडी इंग्लिश में कुल शीतल होता है, हिंदी में कुल शीतल नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। देखें निर्जर और निर्जर, शुरू और झरना, झरना तो सही है लेकिन निर्जर मतलब शुरू नहीं होता है। इस प्रकार कौन सा बचा, बी वाला सही है। आकर और आकार, आकर मतलब खान, आकर मतलब खान और आकार मतलब आकृति। ठीक है, ऐसे जो है विकल्पों को चेक करके हम जान सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो क्या होगा, आकर, आकार, खान और आकृति, यह सही है। दिया है मनोबल में कौन सी संधि है। जब कल मैं पेपर हल कर रहा था तो मैंने उसमें बताया था, ठीक है, कि मनोयोग, मनोहर, मनो ये सब क्या है, विसर्ग संधि है। देखें दिया है मनोबल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए आगे दिया है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। अनुचित मतलब गलत है, माने कौन सा क्या है, गलत है। देखें देश पर निकाला, भाई देश पर से क्या निकालेंगे हम, देश से निकाला होता है ना कि देश से निकाल रहे हैं, देश पर क्या निकाला, वही गलत है। वन में वास, वनवास, जल की धारा, जल धारा, ये क्या है, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अर्थात तीनों सही है। क्या अनुचित है, तो देश पर निकाला, यह गलत है। ठीक है
हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। 39 हो गए और 11 स्वर हो गए और 2 जो है उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं जो दूसरे से आ गए ड़ ढ, अर्थात कितने हो गए? 52 हो गए। आगे दिया है क्या है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखें क ख ग घ, जब भी हम बोल रहे हैं क ख ग घ तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोल के देखें क ख ग घ, उच्च कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है, केवल ऊपर ही ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, अर्थात कंठ है। क्लियर है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आगे दिया है घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़ माने घोड़ों की दौड़, ठीक है? किसकी दौड़? घोड़ों की, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, ठीक है? तो घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो इनके बीच में से का के की का लोप है, तो का के की का लोप किस में होता है? तत्पुरुष समास में, ठीक है? तो घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, ठीक है? आगे देखें अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की कृति है। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती का। एक चीज़ तो क्लियर है कि जो यूपीपी का पेपर पहले होता था तो जो रचनाएं होती थी वो सामान्य दी जाती थी, लेकिन अब जो है रचनाएं भी थोड़ा सा कठिन स्तर की पूछ रही हैं, ठीक है? साहित्य से संबंधित पूछ रही हैं कि जिसका थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए तो हो जाएगा। अब जो कृतियाँ पूछ रही हैं वो थोड़ा सा स्तरीय पूछ रही है, ठीक है? तो अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। अच्छा देखें, होगा दिया है, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है? आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये सही है। आगे देखें, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, गलत। आतंकवादियों को रिहा करना, ये सब गलत। देखिए यही सही है, सी वाला, कि आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, क्योंकि मूर्खता होगा नहीं, मूर्खता होगी। क्लियर है? मूर्ख होगा लेकिन मूर्खता क्या होगा? होगी होगा। तो ये होगी वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है? आगे दिया है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? देखिए यह प्रश्न इतना आसान नहीं है, ये यूपीपी के स्तर का नहीं है, थोड़ा सा कठिन है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो प्रेम में भगवान, ये व्यास भी नहीं है, सरस्वती भी नहीं है, देव भी इनको नहीं मिला था, तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है उसी को मार दें कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ठीक है? क्योंकि इस रचना पर इन्हें व्यास भी नहीं मिला था, सरस्वती भी नहीं मिला था और देव भी नहीं मिला था। तो यदि तीनों नहीं मिला था तो जो ऑप्शन बचता है उसी को हम मार देते हैं, ठीक है? यदि कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो ये तुक्का लगाने का विधि है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ठीक है? आगे दिया है हिंदी की ठ ध्वनि है, ठ, तो देखें ट ठ ड ढ, जब भी हम ट ठ ढ बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो आगे का भाग होता है वो मुड़ करके जाके कहाँ ठोकर मारता है? मूर्धा पे। तो कौन सा ध्वनि होगा? मूर्धन्य ध्वनि होगा, ठीक है? ठ किस कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि है। ये तो क्लियर है कि यूपीपी के एग्जाम में एक जो है ध्वनियों का उच्चारण स्थान पूछ ही रहा है, इसको जरूर पढ़ लेंगे, ठीक? देखिए आगे दिया है निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? माने कौन सा सही नहीं है? तो देखिए मेघ मतलब बादल, वारिधर मतलब बादल, सही है। सरस्वती माता सरस्वती, वागीश वाकधनी ईश माने वाणी की देवी सरस्वती, वो भी सही है। समुद्र और आदित्य, देखिए समुद्र आदित्य मतलब सूर्य होता है, ठीक है? तो ये क्या है? गलत है। कौन सा सही नहीं है ना, मतलब यही गलत है। शरीर और कलेवरी तो दोनों सेम है, अर्थात कौन सा युग में सही नहीं है? तो समुद्र और आदित्य, यही सही नहीं है। दिया है सोरठा छंद की, देखिए इस पहली बार जो है इसमें छंद पूछा, सिलेबस में तो था ही लेकिन जो 3 पेपर हुए उसमें नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी? तो विषम पंक्तियों मतलब 1 और 3। देखें सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा। तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसका उल्टा क्या होता है? सोरठा। अर्थात सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। अब ये कह रहा है कि सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में, विषम मतलब पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरा में कौन मात्राएं होंगी? 11, ठीक है? इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। सोरठा हमेशा दोहा का उल्टा होता है। दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11, तो सोरठा उसका उल्टा होगा कि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13। तो क्या पूछा? विषम पंक्ति मैंने पहले और तीसरे में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही होगा डी, 11। क्लियर? चलें आगे देखें।
के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जब भी कोई विशेष के लिए कोई सामान किया जाए या किसी विशेष को कुछ उपहार दिया जाए, तो जब भी देने का भाव हो या किसी विशेष के लिए कोई काम करने का भाव हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। क्लियर है? चले देखिए, इंद्रिय का विशेषण, ये तो सभी लोग बता देंगे ऐन्द्रिय। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? ऐन्द्रिय। पहला ही विकल्प सही है, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐन्द्रिय। आगे देखें, अनुरूप में कौन सा समास है? ये तो जो मैं 1 मिनट का जो रील्स बनाया था उसमें मैंने पढ़ाया था अव्ययी भाव समास, कि जहाँ पे अनु हो, प्रति हो, आ हो, भर हो, वहाँ क्या यथा हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो सीधे अनुरूप, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था, अनुरूप, अनुकूल, अनुचित। तो कौन वीडियो में देख लेंगे कि ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलें आगे देखिए। अच्छा, आगे दिया है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, पुरस्कार नहीं पता है, छोड़ दें। लोकायतन कृति आ गई ना, तो भाई जिसकी लोकायतन कृति रहेगी पुरस्कार भी तो उसी को दिया जाएगा। तो लोकायतन, चिदम्बरा, पल्लव सब किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, तो पुरस्कार नहीं भी पता है तो भी लोक रचना और इससे देख लें, लोकायतन किसकी कृति है? सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, कवि और रचना वाले में मैंने इसका नाम लिखा था, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलें आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, आभार। आभार हमेशा व्यक्त की नहीं जाती है, आभार व्यक्त किया जाता है, आभार दिया जाता है, तो आभार पुल्लिंग हो गया। आगे चल लें, दया। दया दिखाई जाती है, माया उत्पन्न होती है। ठीक है, भाषा तो कोई भी हो, स्त्रीलिंग होगी, अर्थात दया, माया, भाषा तीनों क्या है? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या हो गया? आभार, क्योंकि आभार व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलें आगे देखें। पशु, पांशु, पण का क्रमशः सही अर्थ पर देखें। ये पशु मतलब तो जानवर हो गया, जानवर मतलब ये दो सही है, क, ए और डी। पांशु और क्या दिया? पण। देखिए, पण जो है कृपण। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस, अर्थात जो पैसों को खर्च ना कर उसे क्या कहते हैं? कृपण। अर्थात पण मतलब पैसा, पैसा मतलब मूल्य। तो अर्थात देखिए कौन सा मिल गया? जानवर, रेत, मूल्य। अर्थात पांशु मतलब क्या होता है? रेत। तो ऐसे यदि प्रश्न का उत्तर सारा प्रश्न नहीं आ रहा है तो ऐसे तुक्का भी लगा सकते हैं। पशु, पांशु, पण, अर्थात जानवर, रेत और मूल्य, यही सही होगा। ठीक है, चलें आगे दिया है, अ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे सबको। ये देखिए, अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो अधपका में अध है, अवगत में अव है, अनहित में अन है। तो अ उपसर्ग से क्या बना? अथा, अधन, था। क्लियर है? चलें आगे दिया है, अमी का पर्यायवाची शब्द। देखें, जो बच्चे हमसे कहे थे कि सर पर्यायवाची 250-300 सारे बुकों में दिया, कितना पढ़ें, तो मैंने उनको जो है 1 मिनट का वीडियो बना के ट्रिक बताया था कि पर्यायवाची कैसे लर्न करते हैं और किन किन लर्न करते हैं। देखिए, जितना भी पेपर अब तक हुआ है वही मेरा ट्रिक सब में काम किया है। देखें, इसमें भी आ गया है पेय पदार्थ अमी। मैंने अमृत लिखा था ना कि पेय पदार्थ का एक बनता है, प्रकृति का बनता है। ठीक है, तो देखिए अमी आ गया। अमी मतलब क्या होता है? अमृत। क्या पूछा है? अमी का पर्यायवाची, तो क्या होगा? अमृत। इसमें कहीं अमृत नहीं दिया क्या भाई? अमी का पर्यायवाची, तो अमी का पर्यायवाची अच्छा, सुधा। सुधा देखें सुधा। देखें बच्चों, आम्र भी से सुधा, मधु। जल्दी में देखें, ये सुधा दिया है। अमी का क्या है? सुधा, सोम, ये सब क्या है? अमी माने अमृत का पर्यायवाची सुधा। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखें, जिस पर बिंदी लग जाती है वो स्वर संधि हो ही नहीं सकता, वो सीधे विसर्ग होता है। मनोहर, कल ही बताया था, मनोज, मनोहर, मनोयोग, ये सब क्या होता है? विसर्ग होता है। और जहाँ बीच में आधा श आ जाए या बड़ा वाला ही आधा श आ जाए, वह भी हमेशा विसर्ग होता है। अर्थात ये तीनों क्या हो गए? विसर्ग। तो अब बचा कौन? पवन। पवन क्या है? स्वर संधि है। और ऐसे भी देख ले, पोधन, अन, अवन, अब आ रहा है ना, तो अब आव, आय जिसमें आता है वो क्या होता है? आजाद स्वर संधि होती है। तो इसमें क्या हुआ? पवन क्या है? स्वर संधि है। ठीक, चलिए आगे दिया है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़िया, गीदड़ी, गीदड़, ये सब कुछ नहीं, गीदड़ी होता है। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी। क्या होगा? गीदड़ी। चलें, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कर? तो जो क्रिया अभी हो रही है मतलब वो पूर्ण नहीं हुई है और वर्तमान में हो रही है, अर्थात वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। जैसे क्या कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आंसर की हल कर रहा हूँ, तो यह क्रिया वर्तमान में क्या हो रही है? हो रही है। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। ठीक।
ठीक है, अर्थात क्रिया हो रही है, अभी वो पूर्ण नहीं हुई है, तो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान। आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है। तो मैंने कल भी ये पूछा था, पूछा था प्रश्न में, तो मैंने बताया था आसन्न भूत मतलब क्या होता है कि जो क्रिया, जो कार्य अभी तुरंत हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूत। जैसे ट्रेन चली गई, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, मैं पहुंच गया, अर्थात जो तुरंत हुई हो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूत। तो इसमें दिया है हो सकता है मैं भी चलूं, हो सकता है मैं भी चलूं, ठीक है, तो हो सकता है मैं भी चलूं, ये तो हो ही नहीं सकता आसन्न भूत, क्योंकि यह क्या है, ये जो है आसन्न भूत जो है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है मैं भी चलूं, ये तो संभावना में हो गया। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, देखें मोहित स्कूल पहुंच चुका है मतलब अभी अभी वो स्कूल पहुंचा है, पहुंचने का कार्य क्या है, पूर्ण हुआ है, कब, अभी अभी। वे दिल्ली चले गए, ये तो पास्ट हो गया, मैंने भूत हो गया। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, यह भविष्य हो गया। तो कौन सा बचा, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, यही सही है। क्लियर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है, तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है। आसन्न भूत मतलब ये समझे कि जो मैंने कल भी बताया था कि जो क्रिया तुरंत अभी अभी हुई हो, जैसे आपके घर कोई खाना खाने आया, आप उसको खिला रहे हैं, फिर पूछे कि भैया 2 रोटी और दे, तो वो क्या कहे, नहीं नहीं मैं खा चुका हूँ, चाहे मैंने खाना खा लिया, अर्थात खाने का काम तुरंत किया। अब स्कूल पहुँचने का काम है, तो ऐसा थोड़े कि स्कूल सुबह गया होगा और शाम को हम पता करेंगे, मतलब क्या कि स्कूल पहुंच चुका, यह आसन्न भूत है, तुरंत पहुंचा है, अभी अभी कार्य कंप्लीट हुआ है। ठीक, चले आगे देखें। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो जोड़ने का कार्य करते हैं, और या अथवा किंतु परंतु लेकिन यही सब होते हैं ना। तो देखें जहाँ तक हो सके आइएगा, कुछ नहीं है, चिड़िया पेड़ पर है, कुछ नहीं है, सत्य बोलना कुछ नहीं है, सीता और गीता पढ़ती है, देखिए इसमें और आ गया ना, तो और मतलब क्या, समुच्चय बोधक। क्लियर है, चलें। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए, कंजूसी के लिए कृपण दिखाई दे रहा है, सीधे देखें, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, कृपण। कृपण मतलब होता है क्या, कंजूसी। अल्प व्यय माने जो कम व्यय करे, चिर स्थायी माने जो हमेशा के लिए अस्थायी हो, मृषिण माने कोमल होता है, मुलायम होता है। तो इसमें वैसे क्या बचा, कृपण। चले आगे देखें, ये क्या है, ये रीजनिंग, ये हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पेपर अपना अच्छा किए होंगे। देखिए यूपीपी में जो रचनाएं आ रही हैं, माने 2-3 प्रश्न ऐसे और जो पुरस्कार आ रहे हैं, ये 2-3 प्रश्न थोड़े से टफ आ रहे हैं, बाकी सब कुछ क्या है, ठीक है। सभी लोगों को शुभकामना, जल्दी से वर्दी मिले आप लोगों को। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि अच्छा लगा, कैसा है, कैसा नहीं है।